हेलो दोस्तों, मैं संक्षेप अपना IIT इंदौर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, तो आप प्लीज बताना कि कैसा क्या आपको समझ में आया और क्या कमी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हैं, इस चैप्टर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोलते हैं और क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो उन दो टर्म का मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और एक और होता है हमारा इलेक्ट्रो डायनामिक्स, राइट। यहां पर यदि ध्यान से देखो तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है हमारा इलेक्ट्रो, ये दिखाई दे रहा है, दूसरा है हमारा स्टैटिक, स्टैटिक। ठीक है, अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रो है ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, राइट, यानी कि किससे रिलेटेड है, चार्ज से रिलेटेड है। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट। क्या होता है, एट रेस्ट। रेस्ट मतलब रुका हुआ, रुके हुए चार्ज। यदि हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करें तो एक किन दो शब्दों से मिलकर बना, एक हमारा इलेक्ट्रो है, दूसरा हमारा डायनामिक्स। इलेक्ट्रो प्लस डायनामिक्स, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रो का मतलब अगेन चार्ज और यहां डायनामिक का मतलब मोशन, राइट। तो बेसिकली यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्ज, जब चार्ज कब किस में हो, रेस्ट में हो। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स स्टडी ऑफ चार्ज जब चार्ज किस में हो, मोशन में हो। समझ में आ गई। तो ये चीज आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी कब होती है, जब चार्जेस किस में हो, रेस्ट में, व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। मैं एकदम बेसिक से सिंपल सिंपल चीजों से आपको एडवांस तक ले जाऊंगा, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। सारी फिजिक्स आपको समझ में आएगी। उसके बाद यदि हम बात करें इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो यहाँ पर चार्जेस किसमें होते हैं, मोशन में होते हैं। चार्जेस आर इन मोशन, यानी कि चार्ज का मूवमेंट हो रहा होता है, उसकी हम तब स्टडी करते हैं। आपने ये जो चार्जेस वगैरह वो सारी चीजें देखी हुई हैं, मैं एक बार बता देता हूँ। जब भी हम कंबल वगैरह ओढ़कर सोते हैं, है ना, तो उसमें कभी ना कभी आपने कुछ जलता हुआ देखा है ना। तो वो क्या होता है, हमारा चार्ज होता है। जैसे हमने देखा है पेन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, पेन है। और पेन को यदि हम रब करते हैं अपने बालों के साथ, ठीक है, और फिर कोई उसमें घास फूस की तरफ ले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उससे चिपक जाता है। ये सारे के सारे फिनोमेना किसके हैं, चार्ज के हैं, है ना। तो इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, पहले कुछ चीज समझते हैं कि कोई भी बॉडी है, राइट। जैसे मान लो मैंने माना कोई एक बॉडी है ये, ठीक है। अब इस बॉडी में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। और मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं। और एटम्स के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाँ या ना। समझ में आ गया। तो बेसिकली कोई एटम है, एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर बॉडी बनती है। अब जो एटम है, ठीक है, ये क्या हमारे ऑर्बिट है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में होता है, ऑर्बिट में। और यहाँ क्या होता है हमारा सेंटर में, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आ गया क्या कहा मैंने। ये हमारा एटम है, ऑर्बिट में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और जो प्रोटॉन होता है ये क्या होता है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज। और हमारा बचा हुआ एक जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, हमारा न्यूट्रल। ये चीजें आपको बेसिक है, ये हमें पता है, हमने 9th-10th क्लास में भी ये देखी हुई है। ठीक है, अब हमें कुछ चीजें पता होना चाहिए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं क्यू ई से, जो कि बराबर होता है प्लस ई के। तो जो ई की वैल्यू है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव तो ये होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये जो क्यू ई की वैल्यू है, इसको हम क्यू ई से बोल रहे हैं। ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, चार्ज की यूनिट है।
ठीक है, कूलम क्या है, चार्ज की यूनिट है। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्यू किसके बराबर होता है, माइनस ई, और ई की वैल्यू हमें पता है इतनी होती है, तो क्यू ई की वैल्यू कितनी होगी, क्यू ई बराबर होगा हमारा माइनस ई के, जो कि चार्ज होगा माइनस 1.6, माइनस ई की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। समझ में? इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट किसका, चार्ज ऑन प्रोटॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, पीई बोल देते हैं, क्यूई क्यूपी बोल देते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ई का चार्ज कितना है, ई की वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁹ सी। ठीक है, प्लस है ना, तो ये जो है वो किसके बराबर आ जाएगा हमारा, क्यू पी, प्रोटॉन पर जो हमारा चार्ज है वो कितना होगा, प्लस ई, यानी कि प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। दोनों ही से में आपको ई की वैल्यू पता है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है उसके आगे माइनस लगा दो, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है उसके आगे प्लस लगा दो, नहीं लगाओ तब भी वो प्लस में रहता है। अब यदि मैं बात करूं चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, हमको ये बात पता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, कितना होता है, जीरो। तो बेसिकली क्यू एन की वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू एन बराबर जीरो। ये चीज समझ में आ गई। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मास की, है ना, किसकी, मास की, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उन पर कितना क्या मास होता है ना। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एम ई यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, और एम एन यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। तो ये जो वैल्यू है एम ई की यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, राइट। यदि हम प्रोटॉन की बात करें तो होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये वैल्यू आपको याद करनी है, कहीं ना कहीं आपके काम ये आएगी ही आएंगी, और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब लोग याद करते हैं तो आप भी इनको कर लीजिएगा। उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, हमें ये पता है कि जो हमारा एटम होता था, है ना, उसमें ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन्स रहते थे, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जो एटम मास होता था वो इन दोनों के मास को ऐड करके आता था, और हम ये कहते थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका जो मास है वो क्या होता है, लगभग लगभग बराबर होता है। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0.67 0.675, यहाँ पे तो सेम है, 10⁻⁻27 10⁻⁻27। तो यहाँ पे यदि मैं ऑर्डर की बात करूं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पे लिखो मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। सिंपल सी बात, ये ऑर्डर कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम में, पता होना चाहिए आपको। समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। अब आप बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना होता है, तो हम देख पा रहे हैं 9.1, ये तो इससे भी ज्यादा हो गया, है ना, तो न्यूट्रॉन से भी ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पावर में देखो -31 है, और यहाँ पर -27 है, तो इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों के मास से काफी कम होता है, तो यहाँ पर लेस देन एम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर आ गया मास का। उम्मीद करता हूं इस चीज को आप अब नहीं भूलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, तो देखो जो चार्ज है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज लिख लेते हैं हम, टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। हाँ या ना, ठीक है, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की बात करें, एग्जांपल देखना हो तो हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, प्लस ई। यदि नेगेटिव चार्ज की बात करें तो एग्जांपल क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस ई, है ना, सॉरी नेगेटिव, नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, बार बार लिख देते हैं पॉजिटिव, है ना। तो ये हमने इसकी वैल्यू देखी थी ना अभी, यहाँ पर कितनी है, -1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो मैग्नीट्यूड जो होगा इन दोनों का वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे एक और चीज, कि यदि हम पॉजिटिव पॉजिटिव को सामने लेके आए तो क्या होता है, रिपल्सन। नेगेटिव नेगेटिव को लेके आए तो क्या होता है, रिपल्सन। और दोनों को साथ लेके आए पॉजिटिव नेगेटिव को, तो क्या होता है, अट्रैक्शन। ये बात आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है, पता है क्योंकि काफी बार हमने ये पढ़ रखा है। तो यहाँ पे लिखो अनलाइक चार्ज
अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट है ना। अपोजिट्स लोगों में क्या होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होता है, तो अपोजिट्स आर ऑलवेज अट्रैक्ट, राइट। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरीके से लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गई, सिंपल था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक और चीज आती है, कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के अलावा सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो पहले इन तीनों का मतलब समझते हैं क्या होते हैं ये कंडक्टर्स। कंडक्टर्स, ठीक है, फर्स्ट ऐसे मटेरियल्स जिनसे चार्ज फ्लो होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। तो डेफिनेशन क्या हुई, मटेरियल थ्रू विच, सिंपल सी डेफिनेशन है, थ्रू विच चार्जेस फ्लो इजीली, इनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। यदि मैं एग्जांपल्स की बात करूं, एग्जांपल्स आप बता सकते हो, मेटल्स, ऑल मेटल्स, ठीक है, तो मोस्ट मेटल्स, मोस्टली मेटल्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। सेकंड की बात कर रहे हैं हम इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, अपोजिट इसके मटेरियल थ्रू विच चार्ज फ्लो पुअरली और नॉट एट ऑल, मतलब चार्ज फ्लो नहीं होता या फिर बहुत कम, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो लिख दो यहां पर मटेरियल, मटेरियल थ्रू विच चार्ज फ्लोज, राइटिंग सही नहीं आई, आईपैड है, चार्ज फ्लोज पुअरली और नॉट एट ऑल। सिंपल सी बात है, यानी कि कंडक्टर जिसमें से चार्ज फ्लो होता है, इंसुलेटर्स जिसमें से चार्ज फ्लो ही नहीं होता या फिर नेग्लिजिबल फ्लो होता है, बहुत कम। इसके बीच में एक और आ जाता है सेमीकंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इन दोनों के बीच का होता है ना। और इसकी यदि एग्जांपल की बात करूं इंसुलेटर्स के, तो कुछ एग्जांपल बताओ, मैं एग्जांपल भूल गया, तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो, प्लास्टिक की कोई भी चीज ले लो, रबर ले लो, ठीक है, रबर ले लो, रबर क्या होगा, इंसुलेटर का एग्जांपल है, फेमस लकड़ी, ये इंसुलेटर के एग्जांपल है। यदि हम सेमीकंडक्टर की बात करूं, तो सेमीकंडक्टर क्या है, जो कंडक्टर्स हैं इंसुलेटर है, उनके बीच में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनके बीच में आते हैं। यदि इसके एग्जांपल की बात करूं सेमीकंडक्टर के, है ना, तो सिलिकॉन है हमारा, गैलियम है, ये क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। सिंपल सी बात, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अगेन एनसीईआरटी में है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है हमारी कोई बॉडी, ठीक है, न्यूट्रल। यदि आप अभी इसको टच करते हो तो क्या आपको करंट आएगा, नहीं आएगा। तो क्या इसके अंदर चार्ज नहीं है इसलिए करंट नहीं आया, नहीं, इसके अंदर चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव सभी चार्ज हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होंगे, बट ये क्या न्यूट्रल है, ठीक है, अभी हमें कोई करंट नहीं आएगा। अब क्या करते हैं हम, इसी बॉडी पर, यहाँ पर इस बॉडी के लेके आते हैं, ठीक है, अगेन इसमें चार्ज वगैरह है, यहाँ पर रख देते हैं एक रॉड, और इसमें क्या नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो होगा क्या, इसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरीके की होगी कि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे एक तरफ और नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे दूसरी तरफ, क्योंकि इस रॉड पर क्या था, नेगेटिव चार्ज थे। समझ में आ गया, ये अट्रैक्शन होगा। अब यहां से हम इसका अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज ये मूव कर जाएंगे इसमें। अब इस बॉडी में सिर्फ और सिर्फ बचे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसमें जब हम हाथ लगा रहे थे तो कोई भी करंट नहीं आ रहा था, हमको कुछ भी नहीं हो रहा था, बट इसमें हाथ लगाएंगे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है सब, तो कुछ ना कुछ तो होगा, आपको फील हो जाएगा, क्या होगा कि इसमें करंट आने लगेगा। कभी कभी यदि बहुत ज्यादा अपन बड़ी मेटल रॉड रखते हैं और काफी अच्छा हैवी चार्ज इस पे है ना, तो डेथ भी हो सकती है, इतना चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ये न्यूट्रल था,
रॉड रखी नेगेटिव चार्ज, इसने पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव उधर चल गया, फिर इलेक्ट्रॉन्स हमने ग्राउंडिंग कर दी, इलेक्ट्रॉन्स वहां से ग्राउंड में पहुंच गए। अब ये हमें जो मिला वो क्या था, चार्ज था जिसपे केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज था। अब इसको टच करेंगे तो क्या होगा, हमें करंट मारेगा। समझ में आ गई? ये सिंपल सी चीज थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, एक स्केलर है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि 30 कूलम प्लस 20 कूलम जोड़ दो कितना हो जाएगा, 50 कूलम। कैसे भी करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जो बॉडी है इस पे मान लो Q1 चार्ज है, ये बॉडी इस पे Q2 चार्ज है, ये बॉडी इस पे Q3 चार्ज है। ठीक है, अब हमें टोटल चार्ज निकालना है Q, तो वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसी को हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सिंपल था। ठीक है, चूंकि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये मास की तरह ही होता है, इसलिए हम इसको ऐड वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या, चार्ज इज कंजर्व्ड कैसे? एक ये बॉडी है ए, ये बॉडी है बी, ये बॉडी है सी। ठीक है, इस पर चार्ज है हमारा 10, इस पर 20 और इस पर 30। यदि आप इसको ऐड करते हो, है ना, इसको दूसरे के ऐड करते हो, मतलब आपस में ले आते हो फिर उसके बाद छोड़ देते हो, और मान लो इस तरीके से फिर से सेपरेट हो जाते हैं ए बी सी, तो इस पर जो चार्ज है ए पर वो कितना है 20, इस पर वो चार्ज है वो कितना है 40, तो ज्यादा हो जाएगा 25 ले लेते हैं, तो इस पर चार्ज कितना होगा। तो बेसिकली इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना, 10 20 यानी कि 30 और 30 60, टोटल चार्ज कितना है 60। तो यहाँ पे भी 60 होना चाहिए, तो 20 और 25 कितना होगा 14 45, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यानी कि जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में होगा, चाहे आप कुछ भी करें। इसी को हम बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या बोलते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, काफी सिंपल होती है बट स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है। तो ध्यान से देखो, Q इज इक्वल टू हम लिखते हैं NE, इसी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि एनी चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ NE। ठीक है, तो ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, यानी कि जो चार्ज है वो क्या होता है, ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। क्या होता है, इंटीग्रल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। यहाँ पे जो n है वो क्या है, इंटीजर। क्या है, इंटीजर। तो n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, n0 1 2 3 चलता जाएगा, n की इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, ये दिखाई दे रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होता है। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। तो ये क्या बेसिक यूनिट है चार्ज की, और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पर क्या होता है मिनिमम चार्ज, E जिसको बोलते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो अक्सर आपको काफी जगह मिलेगा, एक और प्रॉपर्टी बची हुई है, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को करा के आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर किया जा सकता है ना। जैसे मान लो कोई मेटल है और इससे मेटल कनेक्ट करते हैं और इस पर 0 चार्ज है, तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब देखते हैं हम वो वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव आप लगा लेना। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ E, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब मैं ये पूछूं आपसे कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप इसका आंसर कैसे दोगे। एक कूलम में, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ये बताना है। तो कैसे बताओगे, सिंपल सा तरीका है कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, तो यूनिटरी मेथड से
एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका डिवाइड कर दो इधर, है ना, तो कितना आएगा 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1 कूलम। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम है, तो एक कूलम में कितने होंगे, राइट, तो इसको इधर डिवाइड कर दो, यानी कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 कूलम में निकल के आएंगे 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कभी कभी इसको बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है, और ऑब्वियसली किसी भी एग्जाम में, मतलब जरूरी नहीं है कि 12th हो, जेई नीटो, इसका यूज कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अदर भी एग्जाम जो आप देते हो एज अ जीके, इसको कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका बॉक्स बना लो, बताना जरूरी था इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि 1 कूलम इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, जितनी भी चीजें मैंने बताई थी। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था फिजिक्स का। यदि आपको इसमें कोई भी कमी महसूस होती है तो मैंने इसको इस तरीके से और इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप मुझे उसकी सजेशन दे सकते हो। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, 9009155849, राइट। इसमें प्लीज कोई डाउट वगैरह या कोई क्वेश्चन वगैरह ना पूछें। यदि कहीं पे कोई दिक्कत होती है, कोई इमरजेंसी चीजें हैं, तो वही मुझे बताएं, क्योंकि पर्सनली सारी चीजें पॉसिबल नहीं, तो कॉल नहीं करें, ओके। तो चलिए फिर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उससे पहले अभी तक यदि आपने साहब 20 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसे या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से डाउनलोड कर लें। वहां पे जो पीडीएफ वगैरह है या फिर काफी सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।